हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिका मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या होता है। देखिए, हम लोग यूनिट फर्स्ट में बहुत सारी चीजें, जैसे इसके अंदर हम लोग को सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है और सेल इंटरेक्शन के कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें डिस्कस करना है। तो सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़े थे, तो आई होप आपको अच्छे से वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेल सेल इंटरेक्शन क्या होता है। तो सेल सेल इंटरेक्शन में हम लोग ये चीज समझे कि किस तरह से जो सेल्स हैं आपस में इंटरेक्ट होते हैं, इनमें क्या चीजें प्रेजेंट होता है, जैसे कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल और सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि दो एडजेसेंट सेल को आपस में इंटरेक्ट कराने में हेल्पफुल होते हैं। ये सेल इंटरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि सेल की अननेसेसरी या इंडेफिनिट ग्रोथ ना हो, कैंसर वगैरह ना हो, साथ ही साथ में जो सेल है उसको अपने बाहर के एनवायरनमेंट से सिग्नल्स अच्छे से रिसीव करे वो, और फिर उसके अगेंस्ट वो अपने सिग्नल्स को सेंड भी करे। तो आपस में सेल्स के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन हो और सेल्स का उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अच्छे से कम्युनिकेशन हो, इसलिए जो है सेल सेल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इन सेल सेल इंटरेक्शन में सेल्स जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें होता क्या है कि ये जंक्शंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे टाइट जंक्शन हुआ, गैप जंक्शन हुआ। तो इससे क्या होता है कि ये जो है सेल को इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। टाइट जंक्शन फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा सील्ड पैकिंग को किए रहता है ताकि वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास इजीली ना हो सके। और जो गैप जंक्शन है वो क्या होता है कि उनमें गैप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे स्मॉल मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि एडिशन वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये सेल को एडियर करने का काम करेगा। सेल जो है इसकी वजह से इंटरेक्ट कर पाएंगे, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो बहुत सारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके थ्रू सेल सेल इंटरेक्शन हो पाता है। चलिए डिस्कस करते हैं उसे। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या होता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को शॉर्ट फॉर्म में कैम्प्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं अगर कैम्प्स लिखा हुआ है तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। कैम्प्स मतलब होता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल। अब देखिए, सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। और कैसा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि कहां पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है सेल के सरफेस पे। ये हो गया सेल, और इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का अगर नेचर देखा जाए तो ये जो है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये टिपिकली ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं? ये 3 डोमेन से मिलकर के बने हुए होते हैं। डोमेन्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डोमेन मतलब इसके पार्ट, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है कि 3 डोमेन्स प्रेजेंट है। उसमें से क्या है कि ये जो है एक इसका इंट्रासेलुलर डोमेन होता है जिसके साथ साइटोस्केलेटन है। फिर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है जिसमें जो है कैम्प्स प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जिसमें जो है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है उसके साथ प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हो गया कि जो कैम्प्स हैं ये जो है टिपिकली अगर इन्हें समझा जाए तो ये क्या होते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़े तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि उसके की पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपको याद होने ही चाहिए। अगर आप किसी चीज का बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझे हैं और उसके अगर आप की पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आते हैं तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर समझ आता है, जो चेक कर रहा है वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि आपको जो कंसेप्ट है वो पता है। मतलब अगर आप कैम्प्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। इसके कितने डोमेन्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। बात बाकी
यहाँ पे जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं उनका फंक्शन तो आपको पता ही है कि ये सेल इंटरेक्शन कराने में हेल्पफुल है और इसका जो है ये शॉर्ट फॉर्म होता है कैम्स। ठीक है, अब देखिए कैम्स जो होते हैं वो किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है वो बाइंडिंग कराता है सेल्स की आपस में और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है उसके साथ भी ये बाइंडिंग कराता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है ये सिर्फ सेल्स का आपस में ही बाइंडिंग कराता है, ये सेल्स का उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी बाइंडिंग कराता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। अब देखिए ये जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ताकि जो सेल्स हैं वो आपस में अच्छे से अटैच हो सके और वो अपने सराउंडिंग से भी अच्छे से अटैच हो सके। ठीक है, मतलब ओवरऑल सेल्स की जो सिग्नलिंग है या सेल्स का जो एडिशन का काम है, कांटेक्ट का काम है, उस चीज को ये अच्छे से कराता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बीएससी केमिस्ट्री की क्लासेस हम नहीं लेते हैं, प्रियंका मैम लेती है तो वो लेंगी। ठीक है, तो आप उनका क्लास अटेंड करिए तो आपको जो केमिस्ट्री है वो समझ में आ जाएगा। हम जो है वो जूलॉजी के ट्यूटर हैं तो जूलॉजी पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। अब देखिए जो कैम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैम्स के 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि याद हो गए होंगे कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके पास 3 डोमेन है, साथ ही साथ में ये जो है सेल्स को आपस में अच्छे से बाइंडिंग कराता है कि सेल्स जो है आपस में अच्छे से बाइंड रहे। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि ये सेल्स को ही बाइंड करता है, सेल्स जो है उनका इंटरेक्शन उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी कराता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए और हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप पढ़े तो उसका नोट्स भी जरूर बनाया करिए। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिए ताकि जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपके पास कंटेंट पड़ा हो। ये नहीं कि अब फिर से पढ़ना है तो फिर से देखना है, फिर से उससे में क्या होगा, उसमें आपका टाइम लॉस होगा। ठीक है, चलिए अब जो कैम्स हैं वो कैसे दूसरे सेल्स के साथ बाइंड रहते हैं, आप ये चीज समझ गए कि ठीक है कैम्स जो है सेल्स को बाइंड कराता है, लेकिन ये एक सेल को दूसरे सेल से कैसे बाइंड कराता है। देखिए सेल एडिशन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनेबल करते हैं सेल्स को ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके और बाइंड कर सके मॉलिक्यूल के साथ जो कि दूसरे सेल्स पे प्रेजेंट है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के पास प्रेजेंट है। मतलब ये हो गया सेल। ठीक है, तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि ये जो है ना सेल एडिशन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनके कहाँ पे, सरफेस पे। ठीक है, ये सेल का सरफेस हो गया, यहाँ पे सेल एडिशन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनका ये काम ही होता है कि वो रिकॉग्नाइज करें, वो पहचाने और वो बाइंड कराएं और अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि दूसरे सेल पे प्रेजेंट है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे प्रेजेंट है, ताकि एक सेल दूसरे सेल से बाइंड हो सके या फिर एक सेल उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंड हो सके। ठीक है, इस वजह से ये जो बाइंडिंग की काम है ये कौन करा पाता है, ये बाइंडिंग का काम सेल एडिशन रिसेप्टर्स की वजह से हो पाता है जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं का ये काम होता है। अब देखिए सेल एडिशन रिसेप्टर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं 2 तरह के एडहेशन को, मतलब ये जो सेल एडिशन रिसेप्टर है वो 2 तरह के एडिशन को फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये 2 तरह के एडिशन कैसे होते हैं, एक होता है होमोफिलिक एडिशन और दूसरा होता है हेट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, होमोफिलिक एडिशन को और क्या कहा जाता है, होमोटाइपिक एडिशन भी कहा जाता है। मतलब कि एक ऐसा कॉन्टैक्ट या एक ऐसा एडिशन जिसमें जो है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और बाइंड कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक है, ये आपस में कैसे बाइंड हुए हैं कि इनके पास जो है क्या प्रेजेंट है, इनके पास सेल एडिशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है
और इनके पास भी सेल एडेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस सेल एडेशन मॉलिक्यूल पर सेल एडेशन रिसेप्टर प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है, ऐसे सेल को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उनके साथ बाइंड कर रहा है जिनमें सेम सेल एडेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मान लीजिए इस सेल पे क्या होगा, कैडहेरिन प्रेजेंट है और ये क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है कि ऐसे सेल से बाइंड हमें करना है जिसपे भी कैडहेरिन प्रेजेंट हो। तो ये क्या हो रहा है कि सेम सेल एडहेशन मॉलिक्यूल आपस में रिकॉग्नाइज वो कर रहे हैं एक दूसरे को और बाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह का इंटरेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होमोफिलिक इंटरेक्शन या फिर होमोटाइपिक एडहेशन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए हेट्रोफिलिक क्या होता है, हेट्रोफिलिक को और क्या कहते हैं, हेट्रोटाइपिक भी कहते हैं। तो हेट्रोफिलिक एडहेशन या हेट्रोटाइपिक एडहेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो अटैच होते हैं। मान लीजिए ये सेल है और ये भी एक सेल है, ठीक है, इसमें सेल एडेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इसमें भी सेल एडेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो है क्या कर रहा है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल पर सेल एडेशन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ये जो है ऐसा कुछ नहीं जरूरी है इसके लिए कि ये सेम सेल एडेशन मॉलिक्यूल को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसी के साथ बाइंडिंग कर रहा है। इसमें क्या है कि ये जो है किसी भी मॉलिक्यूल से जाकर के बाइंड हो सकता है। तो मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल से नहीं, मतलब अपने जैसा नहीं, अपने से डिफरेंट मॉलिक्यूल से जाकर बाइंड हो सकता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी से भी अटैच होगा, इसका भी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, इसका भी जो है फंक्शनिंग होता है जिसमें जो है वो जिसके साथ बाइंडिंग कर सकते हैं उन्हीं के साथ बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कैडहेरिन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपस में ही बाइंड करता है, कैडहेरिन और कैडहेरिन। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई ना, तो कोई भी किसी से भी नहीं अटैच हो जाएगा। इसमें ये चीज याद रखना है कि जब कोई सेल एडहेशन मॉलिक्यूल अपने जैसे नहीं, अपने से अलग किसी सेल एडहेशन मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग करता है तो उसको कहते हैं हेट्रोफिलिक एडहेशन या फिर हेट्रोटाइपिक एडहेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम जो है वो है सेलेक्टिन। ठीक है, ये सेलेक्टिन हो गया। सेलेक्टिन क्या कर रहा है कि दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जिसके पास इसके जैसा सेल एडिशन मॉलिक्यूल नहीं, दूसरा सेल एडिशन मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, म्यूसिन। तो आपस में इन दोनों ही सेल एडिशन मॉलिक्यूल के रिसेप्टर जो है एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे और ये दोनों जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है सेलेक्टिन और म्यूसिन, ठीक है, जो कि डिफरेंट है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इनके इंटरेक्शन की वजह से सेल्स जो है तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका एडहेशन हो रहा है। इस टाइप के एडहेशन को क्या कहते हैं, इस टाइप के एडहेशन को हेट्रोफिलिक एडहेशन या फिर हेट्रोटाइपिक एडहेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्लासिफिकेशन जो है वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल का किस तरह से हुआ है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन तो होगा ही ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरह का सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है वो जो है वो सबसे बाइंड होते जाएगा। अभी हम लोग तीन के बारे में पढ़े कि म्यूसिन है, सेलेक्टिन है, कैडहेरिन है। तो ये जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है ये किस तरह से क्लासिफाई हुए हैं, क्या इनकी फैमिलीज हैं। तो वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मेजर की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, 5 मेजर प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी इनकी जो फैमिलीज है जिनमें ये डिवाइडेड है, लेकिन हाँ मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट प्रोमिनेंट जो मेजर फैमिलीज हैं वो कौन सी हैं, 5 मेजर प्रोटीन फैमिलीज हैं जिनके अंदर ये आते हैं। पहला क्या है, कैडहेरिन, जिनको अभी हम लोग होमोफिलिक इंटरेक्शन में पढ़े थे। दूसरा जो है वो आईजी सुपर फैमिली कैंप्स है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है। तीसरा जो है वो सेलेक्टिन है जिसको अभी हम लोग हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन में पढ़े थे। चौथा जो है वो क्या होगा, इंटीग्रीन हो गया। और पांचवा जो है म्यूसिन। अगेन अभी म्यूसिन को डिस्कस किया गया था, तो इन सारी फैमिलीज को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, अच्छे से आप समझ लीजिए, इन्हीं के बारे में इनके
प्रॉपर्टीज के बारे में, ये इनकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे ये बाइंड करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे पहले कि हम लोग जो पांचों फैमिलीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ें, उससे पहले एक चीज और डिस्कस करना है कि ये जो फैमिलीज हैं या फिर जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, दो चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये एक फैक्टर है जिनके अकॉर्डिंग ये जो है दो कैटेगरी में क्लासिफाई हुए हैं। ठीक है, वो कैटेगरी है क्या, देखिए एक होता है कैल्शियम इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जिनका जो है उनका फंक्शनिंग कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो कैल्शियम का कंसंट्रेशन कैसा है कैसा नहीं है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब जैसे कि इंटीग्रीन जो है वो एक ऐसा ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है जो कि फैसिलिटेट करता है सेल को क्या करे कि सेल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से एडहेशन उसकी हो सके। और ये जो IMG कैम्प्स हैं वो क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो है बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि बी कैम हो गया या एन कैम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है ना कैल्शियम इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो इंटीग्रीन है और जो इम्यूनोग्लोबुलिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है। मतलब इनका जो फंक्शनिंग है, जब ये जो है सेल को आपस में इंटरेक्ट करा रहे हैं, सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटरेक्ट करा रहे हैं, तो इसमें जो है इनका कैल्शियम के ऊपर इनका कोई रोल नहीं होता है, कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वही दूसरी ओर क्या होता है, एक और क्लासिफिकेशन होता है या एक और कैटेगरी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में कैटेगरी है जिसमें कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स आते हैं। मतलब ऐसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल जिनकी फंक्शनिंग कैल्शियम के कंसंट्रेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। ये ऐसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिनका फंक्शनिंग कैल्शियम के कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, उसके बिना जो है ये काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेलेक्टिन जो है वो सिंगल चेन ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। भले ये लगे कि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि give some example of cell addition molecules which are calcium independent, या फिर give some example of cell addition molecule which are calcium dependent। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ये कि कौन सा होमोफिलिक इंटरेक्शन शो करता है, कौन सा हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन शो करता है, और दूसरी चीज ये कि ये जो कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, और कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है वो कौन से हैं, उनके बारे में आप लिखिए। ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज तो सबकी याद करनी ही है, साथ ही साथ में ये जो दो क्लासिफिकेशन है या कैटेगरी है इन्हें भी आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, पहले हम लोग फैमिली से या पहले टाइप से सेल एडिशन मॉलिक्यूल का, वो क्या है, कैडहेरिन है। कैडहेरिन क्या होता है, कैडहेरिन जो है वो एक कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके एग्जांपल में कैल्शियम डिपेंडेंट में सेलेक्टिन के साथ साथ और क्या आ सकता है, कैडहेरिन भी आ सकता है। ठीक है, चलिए कैडहेरिन की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, सेल एडिशन में। किस वजह से, बाय फॉर्मिंग डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स को पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि डेस्मोसोम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी सेल का। उसमें क्या होता है कि ये जो है सेल इंटरेक्शन में, सेल की इंटीग्रिटी में, सेल की स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसे कर पाता है, इसकी खुद भी प्रॉपर्टीज है। और एक चीज ये भी है कि ये जो है ना कैडहेरिन के साथ बाइंडिंग करता है और सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को जो है सेल एडिशन को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो कैडहेरिन क्या है, कैडहेरिन एक ऐसा
सेल एडिशन मॉलिक्यूल है जो कि कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल एडिशन कराने में। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ऐसा कैसे कर पाता है? बाय फॉर्मिंग द डेस्मोसोम्स। ठीक है, ये डेस्मोसोम्स को फॉर्म करता है जिसकी वजह से जो सेल एडिशन है ये बहुत अच्छे से हो पाती है। अब देखिए इनके अंदर जो है, ये तो क्लास हो गया, ठीक है, इसके अंदर फिर इसके अंदर और भी तो इसके सब क्लासेस होंगे। तो इसकी जो सब क्लासेस हैं वो क्या है? एन कैडहेरिन, पी कैडहेरिन, ई कैडहेरिन। तो एन कैडहेरिन क्या होता है? न्यूरल कैडहेरिन। पी कैडहेरिन क्या है? प्लेसेंटल कैडहेरिन। ई कैडहेरिन क्या है? एपिथेलियल कैडहेरिन। ठीक है, ये जो है किस तरह का इंट्रैक्शन को या एडहेशन को शो करता है? तो कैडहेरिन जो है वो होमोफिलिक एडहेशन को शो करता है। होमोफिलिक एडहेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ पे अगर कैडहेरिन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा कि वो जो है हेट्रोफिलिक एडहेशन नहीं शो करेगा, वो जो है उसी सेल से अटैच होगा या उसी सेल के साथ एडहेयर करेगा जहां पे भी कैडहेरिन प्रेजेंट है। ये कैडहेरिन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, सेल एडिशन रिसेप्टर, यहाँ पे भी सेल एडिशन रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये दोनों आपस में कैडहेरिन को रिकॉग्नाइज करेंगे और आपस में भी बॉन्डिंग करेंगे और सेल को भी आपस में एडहियर होने देंगे। तो जो कैडहेरिन है वो किस तरह का इंटरेक्शन शो करेगा? कैडहेरिन जो है वो होमोफिलिक एडहेशन को शो करता है। उसके बाद क्या है? जो फेलियर है कैडहेरिन मेडिएटेड सेल एडहेशन कैस्केड के, वो क्या कर सकते हैं? वो जो है ब्रेस्ट कैंसर, ये सब चीजें करा सकते हैं। मतलब अगर बॉडी के अंदर जो कैडहेरिन का इंट्रैक्शन है वो सही से नहीं हुआ तो दिस में लीड टू डिजीजेस लाइक ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो कैडहेरिन क्या है? एक सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने वर्क के लिए। ये सेल्स को आपस में इंटरैक्ट कैसे कर पाता है? ये सेल्स को आपस में इंटरैक्ट इस तरह से कर पाता है क्योंकि ये फॉर्म करता है डेस्मोसोम्स को। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो है एक बहुत अच्छा सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कराता है। अगर सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो कि कैडहेरिन है वो क्या करे? अगर वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग ना हो या फिर सेल को अच्छे से एडहियर ना कर पाए तो उससे क्या होता है? दिस में लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, दूसरा जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है वो है आईजी सुपर फैमिली कैंप्स, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली सेल एडिशन मॉलिक्यूल। आईजी मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ठीक है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होएगा। अब ये जो आईजी सुपर फैमिली है सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ये क्या होता है? कैल्शियम इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं। इसका जो फंक्शनिंग है कैल्शियम के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता है, ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट है। और ये क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है ये। और साथ ही साथ में ये क्या है कि कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। मेंबर्स जो है इनके भी हैं, जैसे हर जो ये तो फैमिली हो गई ना, इसके अंदर बहुत सारे इसके खुद के मेंबर्स होंगे, खुद के टाइप्स होंगे, खुद के सब क्लासेस होंगे। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली सेल एडिशन मॉलिक्यूल है उसके क्या टाइप्स होते हैं? वो हो गए आई कैम, ठीक है, बी कैम 1 या फिर पी कैम 1 या फिर एन कैम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये जो है फंक्शन करता है बोथ एज अ होमोफिलिक बाइंडिंग एंड हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इम्यूनोग्लोबुलिन और सुपर फैमिली सेल एडिशन मॉलिक्यूल दोनों तरह के इंटरेक्शन को शो करता है। मतलब ये अगर सेल्स में खुद के जैसे कैम्प्स प्रेजेंट है तो भी इंटरेक्ट करता है, खुद से अलग दूसरा कोई अगर प्रेजेंट है, ठीक है, उससे भी ये बाइंडिंग कराता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो है दोनों तरह का होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक दोनों तरह के इंटरेक्शन को ये शो करता है और ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो है एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, देखिए हर किसी भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई टॉपिक है तो कुछ हर चीज का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है या एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक फीचर होता है। तो वैसे ही जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली का जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है उसका ये है फीचर कि ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरी चीज ये कि ये दोनों तरह के इंटरेक्शन को शो करता है, बोथ
होमोफिलिक एडहेशन भी और हेट्रोफिलिक एडहेशन भी, ठीक है। होमोफिलिक अटैचमेंट या जो इंटरेक्शन कह रहे हैं उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब यही है कि ये होमोफिलिक एडहेशन और हेट्रोफिलिक एडहेशन दोनों को ही शो कराता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है हेल्प करता है किस चीजों में, ये जो है हेल्प करता है रिकॉग्निशन में, ये हेल्प करता है बाइंडिंग में, ये हेल्प करता है एडहेशन में, किस चीज के, प्रोसेसेस ऑफ द सेल में। तो सेल में जो एडहेशन का काम है या अटैचमेंट का काम है या फिर रिकॉग्निशन का काम है, ये सारी चीजें जो है ये करता है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है, इनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है जिन्हें क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन या फिर फोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है उनके पास एक डोमेन प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होता है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड्स कहा जाता है। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली सेल एडिशन मॉलिक्यूल कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, होमोफिलिक हेट्रोफिलिक दोनों इंटरेक्शन को शो करेगा। इसके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होता है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन या एक्स्ट्रा सेलुलर फोल्ड्स भी कहते हैं, और ये सेल के रिकॉग्निशन में, सेल के इंटरेक्शन में और सेल को एडह्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अंदर खुद के भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली सेल एडिशन मॉलिक्यूल की थी। उसके बाद जो है वो है सेलेक्टिन। सेलेक्टिन क्या होता है, सेलेक्टिन जो है एक फैमिली है जिसके पास क्या होता है, डाइवेलेंट कैटायन प्रेजेंट होता है और डाइवेलेंट कैटायन डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लिखा है डाइवेलेंट कैटायन डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये सेलेक्टिन जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। देखिए कैल्शियम डिपेंडेंट में हम लोग सेलेक्टिन को पढ़े थे ना, तो वही चीज लिखा हुआ है कि ये जो सेलेक्टिन होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिन जो है एक ऐसा सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होता है जो कि कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज ये कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सेलेक्टिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। और इनके अगर मेंबर्स की बात की जाए तो इनके भी मेंबर्स होते हैं जैसे कि ई सेलेक्ट्रीन हो गया, एल सेलेक्टीन हो गया, पी सेलेक्टीन हो गया। तो ई सेलेक्टीन मतलब क्या, ई सेलेक्टीन मतलब इंडोथेसियल सेलेक्टीन, ठीक है। एल सेलेक्टीन मतलब ल्यूकोसाइड सेलेक्टीन और पी सेलेक्टीन मतलब प्लेटलेट सेलेक्टीन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, इसके मेंबर हैं और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, होस्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, ठीक है। तो सेलेक्टिन क्या है, सेलेक्टिन जो है कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं जैसे कि ई सेलेक्टिन हो गया, एल सेलेक्टिन या फिर पी सेलेक्टिन। और इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये जो है होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पे क्या करता है, वहां पे सेल्स में एडहेशन में, इंट्रैक्शन में, सिग्नलिंग में, ये सारी चीजों में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज किसके हो गए, ये सारे प्रॉपर्टीज सेलेक्टिन के हो गए। ये एक ऐसा टॉपिक है सेल एडिशन मॉलिक्यूल जिसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं और बहुत सारी चीजें जिन्हें आपको याद करना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सेलेक्टिन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है या फिर कैडहेरिन है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आप ही याद करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो है
जो चीजें समझने वाली हैं, जैसे कि होमोफिलिक, हेट्रोफिलिक एडहेशन या कैल्शियम डिपेंडेंट, कैल्शियम इंडिपेंडेंट क्या है, ये सारी चीजें हम आपको समझा देंगे। लेकिन जो आपको जैसे अभी हम बाकी की चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं वो सारी याद करने वाले हैं, इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि आप इसका नोट्स बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि क्या करें कि आप जब याद करने बैठे, रिवाइज करने बैठे तो आपके पास सारा कंटेंट पढ़ा हो, ठीक है। और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसा याद करने या रटने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है इंटीग्रीन। इंटीग्रीन क्या होता है? इंटीग्रीन बहुत ही ज्यादा डाइवर्स और लार्ज ग्रुप होता है हेटेरोडाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन का। मतलब इंटीग्रीन जो है ना एक बहुत ही बड़ा फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे जो है इसके मेंबर्स आते हैं, और ये क्या होता है, ये एक हेटेरोडाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसमें जो है अल्फा बीटा इसके पार्ट्स होते हैं, इसके जो यूनिट्स हैं वो हो गए। ये जो है बोथ पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग, इसके जो पार्ट्स हैं अल्फा बीटा ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में, बाइंडिंग में। और इसकी जो है 8 सब फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो बीटा 1 बीटा 8 ये सब है, तो इसकी जो है 8 सब फैमिलीज होती हैं। अभी हम लोग बात किए थे कि ये बहुत ज्यादा डाइवर्स और लार्ज ग्रुप है, तो इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज या सब फैमिलीज के अंदर आती हैं। तो इसकी जो है 8 सब फैमिलीज होती हैं, और ये जो बीटा 1 से लेके बीटा 8 तक रहता है। इसके जो यूनिट्स हैं वो अल्फा बीटा होते हैं, साथ ही साथ में ये जो यूनिट्स हैं ये इसके बाइंडिंग कराने में हेल्पफुल होते हैं। इंटीग्रीन जो है वो पार्टिसिपेट करता है सेल सेल एडहेशन में, ये बाइंडिंग कराने में और इंटरेक्शन कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है विद द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लाइक फिब्रोनेक्टिन, ठीक है। तो ये जो है एक ऐसा सेल एडिशन मॉलिक्यूल है जो एक सेल को दूसरे सेल से तो अटैच करा ही रहा है, मतलब सेल एडिशन तो करा ही रहा है, साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ऐसी चीजें जो कि सेल से इंटरेक्ट कर सके, जो कि सेल को उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ उसका कांटेक्ट बना सके, उन्हीं के साथ सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो है वो कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन शो करते हैं। तो अगर बात की जाए इंटीग्रीन की, तो इंटीग्रीन क्या होता है, इंटीग्रीन जो है वो सेल्स का आपस में तो एडिशन कराता ही है, साथ ही साथ में ये जो है सेल का उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी क्या करता है कि एडिशन या कांटेक्ट कराता है। अब इस सेल एडिशन मॉलिक्यूल में कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल फिब्रोनेक्टिन, ठीक है। फिब्रोनेक्टिन क्या करता है कि ये इंटीग्रीन उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, उस पर रिसेप्टर तो प्रेजेंट होंगे ही, उसके साथ जाकर के अटैचमेंट करता है, जिसके थ्रू सेल्स का उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ अटैचमेंट या फिर एडहेशन होता है, ठीक है। तो इंटीग्रीन में हम लोग क्या क्या पढ़े, इंटीग्रीन जो है एक डाइवर्स ग्रुप है, इसके अंदर इसकी 8 सब फैमिलीज है, इसके यूनिट्स होते हैं, साथ ही साथ में ये सेल सेल एडहेशन में, बाइंडिंग में और सेल के उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंडिंग कराने में हेल्पफुल होता है। अब आप ये बताइए कि इंटीग्रीन में जो है वो होमोफिलिक या हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन होता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है म्यूसिन। म्यूसिन क्या होता है, म्यूसिन जो है एक ऐसा सेल एडिशन मॉलिक्यूल है जो कि ग्रुप होता है सेरीन और थ्रियोनिन रिच प्रोटीन्स का, साथ ही साथ में इसमें एक हाइड्रोप्रोलीन इनेबलिंग पोस्ट ट्रांजिशनल ओ ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ठीक है। मतलब म्यूसिन जो है इसमें इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और कैसे प्रोटीन्स हैं, तो ये जो है सेरीन और थ्रियोनिन रिच प्रोटीन होता है, ठीक है। म्यूसिन जो है उसमें प्रोटीन से मिलकर, म्यूसिन जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है, और सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो मतलब म्यूसिन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते
हैं। ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड बहुत सारे टाइप का होता है, उसमें से क्या कहते हैं 20 अमीनो एसिड जो कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या फिर अल्फा अमीनो एसिड कहलाते हैं। उन्हीं में से दो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड जो कि है सेरीन और थ्रियोनिन, उनसे मिलकर के बना हुआ होता है। वैसे तो और भी सारे होते हैं अमीनो एसिड, लेकिन किस चीज का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है या किस चीज जो है, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में म्यूसिन में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है सेरीन और थ्रियोनिन। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है कि सेरीन और थ्रियोनिन अल्फा अमीनो एसिड है और ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में किसमें प्रेजेंट होता है? म्यूसिन में प्रेजेंट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है म्यूसिन की जो कि आपको याद होनी चाहिए। और ये जो है हाइड्रोक्लोरीन इनेबलिंग पोस्ट ट्रांजिशनल ओ ग्लाइकोलेशन जो है इसमें होता है। ठीक है, अब देखिए इनका जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, इनका बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है म्यूसिन का, यही इसको अलाउ करता है ताकि ये क्या कर सके, ये जो है सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट मोइटी जैसे कि बाइंडिंग साइट होती है किस चीज की? सेलेक्टिन। ठीक है, तो अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो म्यूसिन का स्ट्रक्चर होता है वो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है और यही एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर जो है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट मोइटीन जो कि इसकी साइट्स होती हैं और ये एज अ बाइंडिंग साइट एक्ट करता है इसके लिए? सेलेक्टिन के लिए। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़े थे हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन तो उसमें एग्जांपल पढ़े थे ना सेलेक्टिन का और म्यूसिन का। तो ऐसा क्यों होता है कि सेलेक्टिन जो है वो म्यूसिन के साथ बाइंड कर लेता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्यूसिन का जो है ना बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट मोइटीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं जो कि इस चीज को फैसिलिटेट करती हैं कि वो बाइंडिंग साइट की तरह एक्ट कर सके और बाइंड हो सके सेलेक्टिन के साथ। तो ये रीजन पता चला क्यों इन दोनों की बाइंडिंग होती है। देखिए ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अगर म्यूसिन की बात की जाए तो म्यूसिन जो है एक ऐसा सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीनेशियस तो है ही। ये क्या है, इसमें जो है दो तरह के अमीनो एसिड बहुत ज्यादा रिच कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि हैं सेरीन और थ्रियोनिन। साथ ही साथ में इसके अंदर पोस्ट ट्रांजिशनल ओ ग्लाइकोलेशन जो है वो होता है। साथ ही साथ में इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होता है। इसके पास मोइटीज प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो कि एज अ बाइंडिंग साइट एक्ट करते हैं किसके लिए? सेलेक्टिन के लिए, जिसकी वजह से म्यूसिन और सेलेक्टिन का क्या होता है कि बाइंडिंग हो पाता है। तो इस वजह से म्यूसिन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि म्यूसिन हैव या इट शोज ये किस तरह का एडहेशन को शो करेगा? ये जो है हेट्रोफिलिक एडहेशन को शो करेगा। ठीक है, जैसे आप नोट करिए। कैडहेरिन्स के जो टाइप्स हैं अब उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स थे उनके टाइप्स को पढ़े, उनके प्रॉपर्टीज को पढ़े कि कौन सा कैल्शियम डिपेंडेंट है, कौन सा कैल्शियम इंडिपेंडेंट है। साथ ही साथ में हम लोग इस चीज को भी पढ़े कि किस तरह से जो है ये इंटरेक्शन को शो करता है। कौन सा जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है वो होमोफिलिक इंटरेक्शन शो करता है और कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए सेवरल टाइप जो है कैडहेरिन के वो क्या क्या है, कैडहेरिन के कौन से टाइप्स हैं, इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर कैडहेरिन की बात की जाए तो बहुत सारे टाइप जो हैं वो कैडहेरिन के प्रेजेंट होते हैं और उनमें से कुछ जो है वो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है ई कैडहेरिन। ई कैडहेरिन क्या होता है? एम्ब्रियोनिक सेल या फिर
एपिथेलियल सेल्स कैडहेरिन होता है, मतलब ये ऐसे कैडहेरिन्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये एपिथेलियल जो सेल्स होता है उनमें प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या हो गया, पी कैडहेरिन मतलब प्लेसेंटल कैडहेरिन, प्लेसेंटल जो सेल होता है उनमें ये प्रेजेंट होता है, वहां पे सेल सेल इंटरेक्शन या एडहेशन का काम कराता है। उसके बाद एन कैडहेरिन्स जो कि न्यूरल कैडहेरिन्स होते हैं। उसके बाद आर कैडहेरिन जो कि रेटिनल कैडहेरिन्स होते हैं, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। हर जगह देखिए कैडहेरिन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो रेटिना भी तो बॉडी का, आई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रेटिना में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है कि रेटिना में जो है कौन सा सेल एडहेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो वो जो है आर कैडहेरिन प्रेजेंट होता है, रेटिनल कैडहेरिन, ठीक है। उसके बाद एक होता है टर्म प्रोटोकैडहेरिन। प्रोटोकैडहेरिन क्या होता है, प्रोटोकैडहेरिन मतलब ऐसे कैडहेरिन जो कि क्या करे, जो कि अटैचमेंट और टू द एक्टिन स्केलेटन थ्रू द कैडहेरिन्स, ठीक है। मतलब जो प्रोटोकैडहेरिन्स हैं वो ऐसे कैडहेरिन्स होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो जो है एक्टिन स्केलेटन से जा करके बाइंड हो सके थ्रू द कैडहेरिन्स, ठीक है। तो इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है। ये जो है एक्सप्रेसिंग सिमिलर प्रोटोकैडहेरिन्स, ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं कीपिंग माइग्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स टुगेदर, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेसिंग सिमिलर प्रोटोकैडहेरिन्स है ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं माइग्रेट हो सके एपिथेलियल सेल्स साथ में, साथ ही साथ में ये जो एक्सप्रेसिंग डिसिमिलर प्रोटोकैडहेरिन्स है, मतलब जो एक जैसे कैडहेरिन्स नहीं है, वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं सेपरेटिंग ऑफ द टिश्यूज। मतलब देखिए प्रोटोकैडहेरिन्स में से भी जो सिमिलर प्रोटोकैडहेरिन्स हैं वो तो इस चीज को अलाउ करते हैं कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो साथ में माइग्रेट हो सके, और जो डिसिमिलर प्रोटोकैडहेरिन्स अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, इनकी वजह से जो टिश्यूज हैं वो उनका सेपरेशन होता, ठीक है। तो प्रोटोकैडहेरिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनका जो रोल है वो क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैडहेरिन्स की अगर बात की जाए तो कैडहेरिन्स जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन मॉलिक्यूल है। कैडहेरिन एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये जो है ये क्या करता है, कैडहेरिन्स को आपस में कैडहेरिन्स पे सेल एडहेशन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एडजेसेंट सेल्स पे क्या करते हैं कि सेम रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और कैडहेरिन के साथ ही बाइंडिंग कराते हैं और एडजेसेंट सेल्स में क्या करते हैं, इंटरेक्शन कराने में हेल्पफुल होते हैं। इस वजह से जो कैडहेरिन है वो होमोफिलिक एडहेशन को शो करता है, ठीक है। अब देखिए जो कैडहेरिन्स हैं वो क्या करते हैं, एंकराइज करते हैं इनसाइड द सेल बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैटनीन्स, ठीक है। तो ये जो कैडहेरिन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो सेल्स हैं उनके अंदर एंकरिंग का काम करते हैं, और ये कैसे कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट इज कैटनीन्स, ठीक है। तो कैटनीन्स इनके पास प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से ये जो है सेल्स के अंदर एंकरिंग का काम कर पाते हैं, उनको अच्छे से एंकर कर पाते हैं, और यही जो कैटनीन है ये प्रोटोकैडहेरिन में नहीं प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको प्रोटोकैडहेरिन कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि कैडहेरिन क्या है और प्रोटोकैडहेरिन क्या है। प्रोटोकैडहेरिन एक ऐसा टाइप जिसमें जो कैटनीन्स प्रोटीन्स हैं वो नहीं होते हैं, जिनकी वजह से जो है ये एक्टिन स्केलेटन के साथ अटैच नहीं हो पाता है, मतलब ये जो है इस वजह से डिफरेंट होता है कैडहेरिन से। और वहीं दूसरी ओर जो कैडहेरिन होता है उनके पास ये कैटनीन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये सेल के अंदर एंकरिंग का काम या एंकर करने का काम कर पाते हैं, और साथ ही साथ में ये होमोफिलिक एडहेशन तो शो करते ही हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स को पढ़े और ये भी जाने कि जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं उनके क्या टाइप हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं,
ये चीजें हम लोग पढ़े। आखिर क्या फंक्शन होता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल का, सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उसे पढ़ा जा रहा है या फिर क्यों वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जितने भी आई होप कि आप जितने भी अभी तक टाइप्स को पढ़े होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े होंगे, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि ये सेल्स को आपस में कांटेक्ट में लाने का काम करता है, इंटरेक्ट करने का काम करता है, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल बहुत सारे टाइप्स के प्रेजेंट हैं जिनका अलग अलग फीचर है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और साथ ही साथ में ये किसी पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इनके अलग अलग टाइप, जो कि उस रीजन में या उस ऑर्गन में या उस टिश्यू में क्या कर रहे हैं, सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने दे रहे हैं, सेल को आपस में एडहियर करने दे रहे हैं, सेल को आपस में के बीच में क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं और सेल का क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन होने दे रहे हैं। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेल एडिशन मॉलिक्यूल का, कि क्या इंपॉर्टेंस है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो इनकी बहुत सारी फंक्शन होती है बॉडी के अंदर, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये है कि ये जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल वो जो है इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है। तो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है उसमें सेल एडिशन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी चीज ये, बॉडी के अंदर जो ट्यूमोरिजेनेसिस होता है, ठीक है, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तीसरी चीज ये कि ये जो है एस्टेब्लिश करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर का एस्टेब्लिशमेंट होता है वो क्या करता है, वो किसकी वजह से हो पाता है, वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की वजह से हो पाता है। चौथी चीज ये कि ये जो है इन्वॉल्व होता है लिम्फोसाइट होमिंग में, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो होमिंग का प्रोसेस है उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जो है कैडहेरिन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसे प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। उसमें से एक जो है वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल भी होता है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सारी प्रोसेस में, भले ही इन्फ्लेमेशन हो, ट्यूमर जेनेसिस हो या फिर ब्लड बैरियर जो ब्लड ब्रेन बैरियर का कंसेप्ट हो या फिर जो लिम्फोसाइट होमिंग हो, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद जो इन रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है, तो एपोप्टोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है किसी भी बॉडी के अंदर होने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये भी किसकी वजह से हो पाता है, इसमें जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी हम आपको फंक्शन बताए थे वो ऐसे थे जिनको आप अपने से भी बना सकते थे, ठीक है, जैसे कि सेल्स आपस में कम्युनिकेट, एडहियर, इंटरेक्शन, अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होना, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे मेंशन है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो कंक्लूजन क्या निकला कि स्पेशल इंटरेक्शंस जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइट पे, जैसे कि ल्यूकोसाइट रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ द प्रोटीन टारगेट लिगेंड्स जो कि इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं सेल सेल कम्युनिकेशन में। साथ ही साथ में जो सेल सरफेस मॉलिक्यूल होता है वो उसी को क्या कहते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या टाइप है ये भी पढ़ लिए, कहाँ कहाँ पे डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं ये भी पढ़े, साथ ही साथ में उसका क्या रोल होता है ये भी पढ़े। तो अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ल्यूकोसाइट्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ल्यूकोसाइट होमिंग में, वही चीज को कंक्लूड करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन टारगेट्स लिगेंड्स जो होते हैं या फिर जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं ल्यूकोसाइट के,
तो ये सारे के सारे अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शनिंग में हेल्पफुल होते हैं, और यही रिसेप्टर्स या लिगेंड जो कि सेल के ऊपर प्रेजेंट हैं उनको एडहियर करने का काम या कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं, अटैचमेंट का काम कर रहे हैं या फिर इंटरेक्शन का काम कर रहे हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? सेल एडिशन मॉलिक्यूल कहते हैं। ये चीज आई होप समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए, दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर फैमिलीज। उसके बाद क्या है कि ये जो है 5 मेजर फैमिलीज में क्लासिफाई है, ये चीज हमें पता है। अब डिस्पाइट ऑफ देयर वेरियस रोल, उनके बहुत सारे रोल हैं, इनकी जो है माल फंक्शनिंग भी होती है, ठीक है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ल्यूकोसाइड होमिंग देख लिया जाए या इन्फ्लेमेशन देख लिया जाए या फिर जो एपोस्टोसिस की प्रोसेस देख लिया जाए, तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस सेल एडिशन मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल सिर्फ बेनिफिशियल ही है। कभी कभी क्या होता है, इसका माल फंक्शनिंग होता है। माल फंक्शनिंग मतलब अपना प्रॉपर फंक्शनिंग ना करना, ठीक है। उसमें क्या हो, उसमें कुछ ना कुछ जैसे होना चाहिए वैसे ना हो करके कुछ डिसइंटरप्शन आ जाना, जिसकी वजह से वो जो फंक्शनिंग है वो सही से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो कई सारी डिजीजेस होती हैं, कई सारे माल फंक्शनिंग हो जाते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल, जो माल फंक्शनिंग सेल एडिशन मॉलिक्यूल का होता है, दिस में लीड टू ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकोसाइड एडहेशन डिफिशियंसी, जिसे एलएडी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एलएडी सिंड्रोम मतलब ल्यूकोसाइड एडहेशन डिफिशियंसी, जो कि किसके वजह से होता है? सेल एडिशन मॉलिक्यूल के माल फंक्शनिंग की वजह से होता है, और साथ ही साथ में एपिथेलियल सेल कैंसर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स अगर सही से काम नहीं करते हैं तो उनके वजह से कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या एपिथेलियल सेल्स कैंसर ये सब होते हैं, और साथ ही साथ में एक सिंड्रोम भी होता है जो कि है ल्यूकोसाइड एडहेशन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एग्जामिनेशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो है उनके माल फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है, ठीक है। माल फंक्शनिंग की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, एपिथेलियल सेल कैंसर और ल्यूकोसाइड एडहेशन डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतनी आपको जानने की कोई ज्यादा नेसेसिटी है नहीं। इतना अगर आप जानते रहें तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और हम साइड हो जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए, आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़े? आज हम लोग इस लेक्चर में सेल एडिशन मॉलिक्यूल को पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा, उसके टाइप्स, उसके फंक्शन, उसका क्या रोल है, साथ ही साथ में उसका कंक्लूजन की ओवरऑल हम लोग क्या चीज को समझे। तो हम लोग यही चीज समझे कि सेल्स पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जो कि क्या है? सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। ये सेल के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट है, इनकी क्या क्या फंक्शनिंग है, इनके माल फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग एक लास्ट चीज है जिसे डिस्कस करना है, वो ये कि अगर आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लासेस रहेंगे, लाइव डाउट क्लासेस, और जितने भी आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस का सब्जेक्ट के सिलेबस का हैंड रिटन नोट्स या नोट्स प्रोवाइडेड रहेंगे। साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा, और जो भी आपका यूनिट है उसका वन शॉट रिवीजन वीडियो जो है या लेक्चर जो है वो भी प्रोवाइडेड रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको नवोदय बैच में मिलेगी, तो आप के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डीएनएस एडुकेयर ऐप करके डाउनलोड कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की रहेगी, और ये विद इन 3 मंथ्स आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।